एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि हथियार वह है जो समय पर काम आए। कहावत अपनी जगह बिल्कुल सही भी है, पर यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सा हथियार किस समय पर काम आ जाए। यही कारण है कि आज हथियार का उद्योग यानी ये बिजनेस दुनिया का एक बड़ा व्यापार बन चुका है। आज का हमारा ये एपिसोड दुनिया के इसी हथियार कारोबार को लेकर है कि कैसे विश्व के देश आपस में लड़ाई जाते हैं और कैसे चलता है हथियारों का ये कारोबार। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो राष्ट्रों के अध्यक्ष मिलते हैं तो दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें होती है। वही कुछ रटे रटाए बयान होते हैं कि आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाएंगे, पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करेंगे, साझे हितों और मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे, आदि आदि। फिर वे एक दूसरे को दोस्त बताते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को धमकियां देने लगते हैं। लेकिन फिर कुछ समय के बाद फिर दोस्ती की बात होने लगती है। जैसे थोड़े समय पहले तक भारत और रूस की दोस्ती के बड़े चर्चे हुआ करते थे। रूस भारत के परंपरागत शत्रु पाकिस्तान को घास तक नहीं डालता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान और रूस कई मौकों पर एक साथ देखे जा सकते हैं। और जिस पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती के कसीदे पड़े जाते थे, आज वो अमेरिका पाकिस्तान को 2 कौड़ी का भाव नहीं दे रहा है। यानी दोस्ती और दुश्मनी के इस समीकरण को समझने के लिए हाल ही का उदाहरण सबसे सटीक है। अभी कुछ दिन पहले तक अमेरिका और फ्रांस बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों आमने सामने खड़े हो गए। यहाँ तक कि फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को भी वापस बुला लिया। अब इस दुश्मनी का कारण समझिए। दरअसल 2016 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच अरबों डॉलर का एक परमाणु पनडुब्बी समझौता हुआ था। तब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती का बड़ा विरध बखान हुआ था। ये दोस्ती वैश्विक मंच और बड़े न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनी थी। लेकिन अब अचानक ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पनडुब्बी के उस समझौते को रद्द कर दिया और अमेरिका ब्रिटेन के साथ परमाणु सबमरीन परमाणु पनडुब्बी का समझौता कर लिया। इससे फ्रांस को 40 अरब डॉलर का झटका लगा और उसने इसे पीठ में छुरा भोंकने वाला करार दिया। अब जैसे सबमरीन फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थी, ऐसी सबमरीन की भारत को काफी समय से तलाश है, ताकि वह हिंद महासागर में आने वाले समय में चीनी नौसेना की किसी चुनौती से निपट सके। हालांकि भारत ने इस तरह की पनडुब्बी को फिलहाल रूस से लीज पर ले रखा है। साथ ही भारत ने अभी अरिहंत परमाणु सबमरीन भी बनाई है, पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पानी में धीमे चलती है। इस वजह से भारत को अब ऐसी अटैक परमाणु सबमरीन की तलाश है जो प्रति घंटे 30 से 35 नॉट की स्पीड से चल सके। फ्रांस के पास ऐसी इस पनडुब्बी है। बस मौका था, भारत ने चौका मार दिया। ऐसे में फ्रांस भारत के लिए भी और भारत फ्रांस के लिए अच्छा विकल्प बन गया। बस फिर क्या था, अचानक फ्रांस ने भी दोस्ती का एक ट्वीट ठोक दिया। यानी हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दो देशों के बीच अगर व्यापार अच्छा है तो वो अच्छे दोस्त है, वरना दो देशों के बीच भावनाओं का कोई मेल जोल नहीं होता। ना ये दो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक लगाव का संबंध है कि दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं या दो दिल एक दूसरे के प्रति सच्ची आत्मीयता से भरे हो। मसलन धंधा है तो दोस्त है, वरना अपनी अपनी राह है। यही कारण है कि विश्व भर में दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा बदल रही है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका के पांव उखड़ने के बाद वैश्विक राजनीति बेहद तेजी से बदल रही है। फ्रांस और अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे पुराने सहयोगियों के बीच दरार पड़ने लगी तो साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया जैसा महत्वपूर्ण प्लेयर के अपने सबसे करीबी न्यूजीलैंड से दूरियां बढ़ने लगी। रूस और चीन करीब जा रहे हैं। पाकिस्तान अब करीब करीब अमेरिकी दबाव से निकलकर चीन के चंगुल में फंस चुका है। वो तालिबान की सत्ता को मनवाने के लिए दुनिया भर में पैरवी कर रहा है। यरूशलेम में काउंसलेट खोलने के फैसले ने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में भी खटास डाल दी है। चीन से मुकाबले के लिए क्वाड के समानांतर ओकस गठबंधन खड़ा हो रहा है। कभी अमेरिका क्वाड के सदस्य देश के रूप में भारत को अलग रखकर ओकस जैसा सैन्य गठबंधन बनाता है, तो कभी अफगानिस्तान के मामलों में रूस भी ट्राइका और ट्राइका प्लस से भारत को बाहर रखता है। ऐसे में आने वाला एक साल वैश्विक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरा, ऐसे में एक सवाल ये भी बन जाता है कि भारत और रूस तो दोस्त है, फिर ऐसा क्यों? दरअसल अमेरिका का एक इतिहास रहा है कि वो केवल अपने हितों को साधता है। यानी अमेरिका की विदेश नीति पूरी तरह से अमेरिका फर्स्ट पर निर्भर करती है। अमेरिका अपने हित साधने के लिए किसी का भी दोस्त बन सकता है और किसी को भी दुश्मन बना सकता है। जैसे कहने को आज अमेरिका भारत का दोस्त है, लेकिन जब भारत रूस से S-400 सिस्टम लेने का समझौता करता है तो अमेरिका भारत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डालता है।
इसके उलट जब भारत अमेरिका एविएशन कंपनी बोइंग से भारतीय वायुसेना के अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर लेता है तो इसे दोस्ती बताया जाता है। पर इससे नाराज रूस पाकिस्तान के साथ दोस्ती की मेज पर SU-35 लड़ाकू विमान की सौदेबाजी करने लगता है। ये सिर्फ भारत रूस अमेरिका की बात नहीं है, समूचे विश्व के हथियार कारोबार का यही हाल है। यानी जो जिसका ग्राहक है वो उसका दोस्त है। अगर देखा जाए तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिछले कुछ समय पहले बताया था कि दुनिया के 46% हथियार एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बिकते हैं और पिछले सालों में हथियारों की ये बिक्री 26% बढ़ी है। भारत, सऊदी अरब, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया ये 5 ऐसे देश हैं जो दुनिया के 34% हथियार आयात कर रहे हैं। इससे कुल आयात में सबसे अधिक 33% आयात अमेरिका से ही आता है, जिसमें सबसे बड़ा ग्राहक देश सऊदी अरब है। जबकि 25% आयात के साथ रूस दूसरे क्रम पर और तकरीबन 6% की खरीदी के साथ चीन तीसरे स्थान पर है। 2008 में भारत अमेरिका में न्यूक्लियर डील के बाद से इंडिया USA के रिश्ते मजबूत हुए। सोवियत संघ के विघटन के बाद से भारत ने अमेरिका को लेकर नीति काफी हद तक बदल दी थी और पिछले कुछ सालों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अमेरिका का मजबूत पार्टनर बनकर उभरा है। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने अफगानिस्तान के मामले में भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा। भारत अमेरिका की नज़दीकी की वजह से रूस ने भी चीन के बात को महत्व दिया और चीन पाकिस्तान के विरोध की वजह से भारत को ट्राइका प्लस का सदस्य देश नहीं बनाया। इसके अतिरिक्त देखा जाए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो अमेरिका इजराइल संबंध बेहतर थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम में दूतावास खोलने का फैसला लिया था, लेकिन जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद इजराइल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बने। अमेरिका में बाइडेन और नफ्ताली बेनेट की मुलाकात भी हुई, लेकिन कोई खास उत्साह नहीं दिखा। जब से बाइडेन प्रशासन ने यरूशलेम में फिर से काउंसलेट खोलने का फैसला किया, तब से इजराइल तमतमाया हुआ है। लेकिन ये बड़ा कारण नहीं है। कारण ये है कि इजराइल का चीन के साथ व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, जो अमेरिका को कतई पसंद नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हथियारों का उद्योग है वो डिपेंड करता है मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों पर। यह मधुमक्खी का वो छत्ता है जहाँ एक कंकर फेंको तो सब तितर बितर होकर काटने दौड़ने लगते हैं। यहाँ आतंकवाद भी हथियार से चलता है और सत्ता भी। शिया भी हथियार से खलीफा राज चाहते हैं और सुन्नी भी। यहाँ आतंकी भी खिलाफत चाहते हैं और तुर्की भी। यहाँ न कोई किसी का दोस्त है और न कोई किसी का दुश्मन। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस वाली कहावत सिद्ध होती है। मसलन जब भी यहाँ जरा सा कुछ घटता है तो हथियार निर्यातक देश हथियार लेकर शांति स्थापित करने पहुंच जाते हैं। अगर सीरिया के उदाहरण से इसे समझे तो कुछ यूं था कि अमेरिका सीरिया सेना पर रासायनिक हथियार रखने का आरोप लगा रहा था, तो रूस इन हमलों के पीछे पश्चिमी देशों की साजिश बता रहा था। फ्रांस, ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर सीरिया पर हवाई हमला किया, तो सऊदी अरब और तुर्की अमेरिका का समर्थन करते दिखे। दूसरी ओर ईरान और चीन ने अमेरिकी कार्रवाई को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। ईरान इस जंग में रूस के साथ सीरियाई राष्ट्रपति असद के साथ खड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भले ही अमेरिकी कार्रवाई में शामिल नहीं थे, लेकिन इस एक्शन में उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। इन सब देशों के अलावा ISIS भी मैदान में था। यूं तो वो अमेरिका की तरह असद की सरकार के खिलाफ था, पर अमेरिका का दुश्मन भी था। यानी दो दुश्मन एक साथ एक के खिलाफ लड़ रहे थे। और जब ये सब लड़ रहे थे तब सऊदी अरब असद की सरकार और ईरानी हस्तक्षेप के खिलाफ इस जंग में कूद गया। वहीं सीरिया के पड़ोसी देश तुर्की का भी मोड़ समझ से परे था, क्योंकि वो एक तरफ तो असद सरकार के खिलाफ था तो दूसरी ओर ISIS के खिलाफ भी था। जब ये जंग चल रही थी तब इसमें अचानक खाड़ी देशों का माहिर खिलाड़ी इजराइल भी मैदान में कूद गया और सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी, क्योंकि इजराइल ईरान के प्रभाव के खिलाफ है। यानी करीब 10 साल चली इस जंग में चार्ट और पेन लेकर ये समझने की कोशिश करे कि कौन किसके साथ था और कौन किसके खिलाफ, तो समझने में भी कई साल लग सकते हैं। लेकिन इतना तय था कि इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस बड़े खिलाड़ी थे और दोनों के ही खूब हथियार इसमें बिक रहे थे। ठीक यही हाल यमन का है। यमन भी सालों से गृह युद्ध में उलझा पड़ा है, क्योंकि यहाँ भी सऊदी अरब और विदेशी दखलंदाजी के कारण जंग में बहुकोणीय संघर्ष हो रहा है। हुती विद्रोही यमन के उत्तरी इलाके के शिया मुसलमान हैं। इन्हें देश के पूर्व राष्ट्रपति के वफादार सैनिकों का समर्थन मिल रहा है। वहीं सरकारी सेनाओं को दक्षिणी यमन के कुछ लड़ाकों और पड़ोसी सुन्नी देश सऊदी अरब से सहयोग मिल रहा है। मसलन यहाँ सरकारी सेना हो या हुती विद्रोही या फिर अल कायदा की यमनी शाखा हो, सब हथियार लेकर एक दूसरे को ठोक रहे हैं। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ सऊदी अरब है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये दोनों दोस्त है।
यही कारण है कि पिछले कुछ समय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का हथियार निर्यात दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार निर्यातक रूस से 58% ज़्यादा रहा। साल 2013 से 17 में पिछले सालों के मुकाबले जहां अमेरिका का निर्यात 25% बढ़ा, वहीं रूस के निर्यात में 7.1% की गिरावट आई। खाड़ी देश अमेरिका के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक बने। सऊदी अरब का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। 2013 से लेकर 17 तक में अमेरिका का लगभग 50% हथियार निर्यात इसी इलाके में हुआ। लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी बयान नहीं करते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की बिक्री खरीद फरोख्त किसी डील के कुल मूल्य के आधार पर मापी जाती है, जबकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना कागज की डील का होता है। क्योंकि आंकड़े दो देशों के बीच हुई डील के ही सामने आते हैं, जबकि दुनिया में सबसे अधिक हथियार इस्तेमाल कर रहे आतंकी संगठन कहाँ से हथियार लाते हैं, इसका कोई आंकड़ा किसी अखबार एजेंसी के पास नहीं होता। हथियार बिकते हैं, जंग चलती है, दोस्ती और दुश्मनी के बयान आते हैं, या ये कहे कि आज दुनिया कूटनीतिक और हथियारों की खरीद के दौर से गुजर रही है। कई दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और कई पुराने दोस्तों के रिश्तों में खटास आ रही है। कहीं सुपर पावर कमजोर दिख रहे हैं तो कहीं कमजोर देशों की ताकत और रणनीतिक मौजूदगी महत्वपूर्ण हो रही है। हथियार बिक रहे हैं और दुनिया का हर देश अपने हितों की रक्षा में लगा हुआ है।